दोस्तों 25 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैंने हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए हमारी क्या है हिंदी की टॉपर सीरीज एकदम चल रही है। ओके, तो पहले ही दोस्तों मैंने आपको काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, काव्यखंड की वस्तुनिष्ठ, साथ ही दोस्तों पद्य साहित्य का इतिहास के क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। ओके, तो हम क्या है टॉपिक वाइज टॉपिक क्रम से तैयारी करते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम गद्य खंड की, बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड थी आपकी इसकी, गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं से और भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं। साथ ही जो भी टॉपिक की वीडियो आएगी तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो फिर आपको क्या प्रीवियस ईयर पेपर की अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों मैंने अलग से भी सॉल्व करा दिया है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 का, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 का हिंदी का पेपर सॉल्व करा दिया है, तो उसकी वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा कैसे क्या पेपर में लिखना पड़ता है और कैसे कैसे आपको सॉल्व करना पड़ता है, कैसा क्या आपका पेपर आता है, सब आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपके अंदर चाहत है हिंदी या अन्य सब्जेक्ट में या फुल स्कोर करने की, तो आप अंतिम 10 दिन बचे हैं तो भी आप कर सकते हैं। बस चाहत होनी चाहिए, और चाहत होगी तो आप क्या लगातार रात दिन मेहनत करेंगे और फिर आपका फुल स्कोर होगा ही। सिस्टम पार देंगे। ओके, चलिए क्रम से देख लेते हैं। बस मैं आपको आराम से बताते और समझाते जाऊंगा। ओके, बस आपको क्या है तुरंत याद करने में नहीं पड़ना है, पहले चीजों को आपको क्या है सुनना है और समझना है। ओके, एक बार तो पहले वीडियो को बस केवल आपको क्या है एक बार नॉर्मल तरीके से देख लीजिएगा, फिर आपको देखिएगा कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, 3-4 क्वेश्चन आपको डिपट लेंगे और मैं आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी आप देखेंगे अपने आप आपको चीजें क्या है समझ में आएंगी और आपकी तैयार हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, और जैसे देखो सॉल्यूशन जो दिया रहेगा वही सॉल्यूशन आपको क्या है सेम आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कोई भी आपको चेंज नहीं करना, बिल्कुल परफेक्ट मैंने तैयार कर दिया है। ओके, तो कोई आपको क्या दिमाग नहीं लगाना कितना क्या लिखना है, पूरा परफेक्ट दिया रहेगा। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है और वह इसे लोगों से क्यों छिपाती है? तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मण था। ओके, लक्ष्मी। तो आपके बुक में इस पार से लिखा हुआ है, लेकिन लक्ष्मण यानी लक्ष्मी था। ओके, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। अब यहाँ है हमारा क्वेश्चन आगे कि वह इसे लोगों से क्यों छुपाती थी। मतलब जो भक्तिन है वह नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि मेरा नाम लक्ष्मण है। ओके, या लक्ष्मी है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ होता है या लक्ष्मी का मतलब होता है समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलते। इसका मतलब है कि लक्ष्मी का मतलब क्या है, हम जानते हैं लक्ष्मी यानी धन की देवी यानी समृद्धि ऐश्वर्य, लेकिन जो भक्तिन थी वो वास्तव में क्या बहुत ज्यादा गरीब थी, बहुत ज्यादा गरीब थी। तो जिस जैसा उसका नाम है उसको उल्टा उसका क्या है वहाँ उसके गुण है। ओके, मतलब वो गरीब है, होना क्या चाहिए लक्ष्मी ने धन संपत्ति से, लेकिन क्या है गरीब थी। उसे यह नाम उसके माता पिता ने दिया था, इस कारण वह लोगों से छुपाती थी। सीधा सिंपल। अब लेकिन 2 नंबर में बताना है तो इसलिए आपको 2 लाइन के लिए पर्याप्त है। सिंपल इसका मतलब है कि लक्ष्मी का क्या मतलब होता है समृद्धि, लेकिन उसके वो तो क्या है बहुत गरीब थी। उसका नाम क्या है अपने गुण, उसके गुण से मेल नहीं खाता था। अगर लोगों को पता चलता उसकी मजाक उड़ाते कि देखो इसका नाम लक्ष्मण है और है गरीब, इस टाइप से। तो इसलिए नहीं बताना चाहते। लिखना कैसे है वो आपको दिया हुआ है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आगे मैं आपको बताने में समझाऊंगा। यशोधर बाबू है हमारे, तो यशोधर बाबू की विशेषताएं पूछी ले जाती हैं। तो भक्तिन भी एक कैरेक्टर है। ओके, तो उसकी भी क्या विशेषताएं आपकी आ सकती हैं। इसी बार से हम क्या आनंद की पढ़ेंगे, मैं आपको बतान में वो भी बताऊंगा। तो सबकी आपको क्या है, पहलवान की है, पहलवान है जो हमारा उसके ओके लुट्टन सिंह, उसकी विशेषताएं। तो इस टाइप की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। सिंपल आपको तैयार करना है। जो भक्तिन थी पहले क्या है साधारण व्यक्तित्व, भक्तिन का व्यक्तित्व अत्यंत साधारण थी। ओके, साधारण है। फिर है परिश्रमी, भक्तिन परिश्रमी महिला थी। ससुराल में बहुत मेहनत करती थी। वह लेखिका के हर कार्य में भी सहायता करती थी। आप पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जान जाएंगे। भक्तिन लगातार है काम करती रहती थी। तो भक्तिन क्या बहुत ज्यादा परिश्रमी थी, मेहनती थी, और साथ ही उसका साधारण व्यक्ति थी, बहुत ज्यादा सीधी सादी थी। किस टाइप से बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। 2 नंबर के हिसाब से जिससे आपसे लिखना है और तुरंत आपको याद हो जाए, उसी प्रकार से मैंने दिया हुआ है। एक लाइन पर मैंने काम किया है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। जब मतलब यहाँ 2 टाइप के दो आपके पक्ष में क्वेश्चन पूछे जा रहा है। एक बार तो जब आपके ऊपर वह बाजार का जादू चढ़ जाए, ओके, तो क्या असर होगा। फिर उसके बाद जब उतर भी जाए बाजार का जादू तो क्या असर होगा। तो पहले बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार का आकर्षक वस्तुएं देखकर जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं होती है उन्हें भी खरीदता है। तो ये आपको एक लाइन में समझा दी है कि बाजार का जब जादू चढ़ता है तो क्या होता है कि हमारा जितनी आकर्षक वस्तुएं हैं हमारा ध्यान खींचेंगी, और हमें जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं है उनको भी हम खरीद लेंगे। कब खरीद लेते हैं? जब क्या बाजार का जादू चढ़ता है। तो जो वस्तुएं हमारी काम की नहीं है हम उनको भी खरीदने लगते हैं।
लेकिन इसके विपरीत जब मनुष्य पर बाजार का जादू का प्रभाव उतरने लगता है तब उसे खरीदी हुई वस्तुओं का अनावश्यक लगने लगती है। लेकिन अब क्या है, जब बाजार का जादू चढ़ा तो हमने क्या है जो अनावश्यक वस्तुएं थी उन्हें खरीद लिया। लेकिन जब हमारा क्या है बाजार का जादू उतर गया तो हमें एहसास होता है कि हमने क्या ये चीजें बेफालतू खरीदनी है, कोई काम ही नहीं है। इस टाइप से बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू किसे कैसे कहते हैं। ओके, यहाँ हम आप चैप्टर पढ़ेंगे ये पूरा बाजार दर्शन वाला, तो बाजार के जादू की पूरी बात होती है। ओके, पूरा चैप्टर आपका क्या है बाजार के जादू पर आधारित है। तो बाजार के जादू का मतलब क्या है? ओके, तो जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार की तड़क भड़क और लुभावनी वस्तुओं के रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर हो जाता है तो इसे क्या है बाजार का सौंदर्य कहते हैं। यानी क्या है, जो बाजार की चकाचौंध देखकर, ओके, बाजार की चकाचौंध देखकर, बाजार का रूप स्वरूप देखकर जब क्या है ग्राहक को क्या है सामान खरीदने के तो मन ललचाने लगता है, तो वही जो हमारा जो मन ललचा रहा है किसके कारण ललचा रहा है? बाजार के जादू के कारण। तो यही क्या है बाजार का जादू है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? पहला है कि मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया गया। तो मेढक मंडली मतलब क्या है, उछल कूद कर क्या है घुमा करते थे गलियों में। ओके, तो गांव के लोगों ने लड़कों की टोली को उनके नंगे शरीर उछल कूद, अब नंगे का मतलब समझिए पहने हुए कुछ, पूरी तरीके से नंगे की बात नहीं हो रही है, उछल कूद, शोर शराबे और उनके द्वारा गली में होने वाले कीचड़ के कारण उनका नाम क्या है मेढक मंडली लग दिया गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है इसके आगे कि यह टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों बुलाती थी? तो यह टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर इसलिए बुलाती थी क्योंकि यह बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की क्या है प्रार्थना करते थे। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्तिन को महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंधों को सेवक स्वामी संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता? जो भक्तिन का और महादेवी वर्मा है और भक्तिन है, भक्तिन की सेविका थी, लेकिन तो यहाँ में क्या लगता है पढ़ने में कि संबंध में क्या समझ में आता है कि सेवक स्वामी के संबंध है, लेकिन हम इन दोनों के संबंध को सेवक स्वामी के संबंध नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्या रीजन है? तो भक्तिन और महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंध को सेवक स्वामी का संबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्तिन अपने आप को महादेवी की क्या संरक्षिका मानती थी, मतलब स्वामी नहीं मानती थी, उनकी संरक्षिका मानती थी, इसलिए वह उसे छोड़ने की सोचती भी नहीं थी। वे मतलब अपनी क्या है स्वामी न मानकर उनका संरक्षिता मानती थी, अपनी बेटी तरह से एक बार से मानती थी वे, इसलिए उन्हें छोड़ने का सोचती नहीं थी। महादेवी वर्मा ने उन्हें स्वयं वह भक्तिन के मध्य सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो ये इस संबंध को नकारती कि हमारा यहाँ सेवक स्वामी के संबंध नहीं है, क्योंकि भक्तिन को अगर असंतुष्ट हो, अगर उनके कोई भक्तिन क्या काम कर रही है, कुछ सेवा कर रही है, उनके भक्तिन के काम से असंतुष्ट हो जाती है महादेवी वर्मा जी, फिर भी उसे क्या काम से नहीं निकाल पाती है, काम से नहीं हटा पाती, और भक्तिन भी उन्हें क्या नहीं छोड़ पाती, इसलिए उनका मतलब दोनों कितना ज्यादा प्रेम हो जा रहा है कि अब है सेवक स्वामी का संबंध हट चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेखक के मत से दास्ता का व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक कौन है? अब इस चैप्टर के आपके लेखक जो क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो उनके अनुसार ये दास्ता का व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता का मेन मतलब क्या है? जब भी हम दास्ता शब्द सुनते हैं तो हमें क्या आता है? दास्ता यानी गुलामी से मतलब आता है, गुलामी का मतलब आता है। तो लेखक के मत के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता, कि हमें क्या है मतलब पराधीनता यानी हमारा गुलाम बनाने तक को हम क्या है दास्ता नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ दास्ता का मतलब क्या है, बल्कि दास्ता का व्यापक परिभाषा किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना। यानी लेखक के अनुसार यानी भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार क्या है, दास्ता का असली मतलब क्या है? दास्ता का असली मतलब है कि अगर व्यक्ति को क्या उसकी इच्छा अनुसार काम करने के लिए तो स्वतंत्रता ना दी जाए तो वो भी एक प्रकार की दास्ता है। ओके, किसी जो व्यक्ति को मतलब जो काम करना है उससे स्वतंत्रता दी जाए। अगर जबरदस्ती आप किसी से काम करा रहे हैं तो एक बार से उसे क्या दास्ता में आप डाल रहे हैं। तो इसका सीधा अर्थ क्या है, उसे दास्ता में जगह रखना है, इस बार से आपको लिखना है। ओके, मैं आपको समझा तो बहुत ज़्यादा लंबे बता देता हूँ। ओके, लेकिन लिखना कितना है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, परचेजिंग पावर से क्या है? तो परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि आर्थिक संपन्नता। इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर व्यतीत करने का प्रयास किया जाता है। परचेजिंग यानी आपको खरीदने की शक्ति है। ओके, पैसे आपके पास कितने हैं, और पैसे जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से हमारे क्या खान पान निर्धारित होता है, लेन देन होता है, हमारा रहन सहन होता है, और जीवन स्तर भी हमारा उसी प्रकार से चलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज के कितने तत्व बताए हैं? उन तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ 3 तत्व बताए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज के 3 तत्व बताए हैं, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। तैयार कर लीजिएगा। सभी आपके यहाँ गद्यखंड से ऐसा नहीं है कि 3 या 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, सब 2-2 नंबर वाले आने वाले हैं क्वेश्चन। तो 2-2 लाइन में मैंने उसी हिसाब से आंसर दिया हुआ। ओके, तो पढ़ते हुए जाइएगा। अब देखिए पढ़ते हुए चीजें आपको बहुत ज्यादा समझ में आती जा रही होगी, तैयार होती जाएंगी। ओके, जैसे ये फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा नहीं होता है कि एकदम आपको क्या है सुबह से शाम तक आप पढ़ रहे हैं तब आपको याद हो, बस सुनते बस जाइएगा हिंदी में, तो आपको तैयार चीजें होती जाएंगी। ओके,
ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। जो लुट्टन पहलवान है वो ढोलक बजाता था तो पूरे गांव पर उसका क्या क्या असर होता था। तो महामारी की त्रासदी से जूझते हुए गांव वालों ने में ढोलक की आवाज सुनकर उनकी नसों में रक्त का संचार होने लगता था, उनमें सजीवनी शक्ति भर जाती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में भी जीवन में उमंग व उत्साह भर जाता था। तो सीधा सिंपल है, ढोलक की जो पहलवान की ढोलक का क्या काम करती थी, उससे जो लुट्टन पहलवान उसके गांव में क्या पूरी महामारी फैली हुई थी। महामारी फैली हुई थी, सब लोग क्या है बीमारियों से जूझ रहे थे। तो जो बहुत ज्यादा बीमार थे, ओके, या फिर क्या है ऐसे भी कुछ लोग थे कि जिनमें औषधि दवाइयां काम नहीं कर रही उनके शरीर में, ओके, ऐसे लोग थे। या फिर अर्धमृत हो गए, अधमरे से लोग हो गए थे जिनमें शक्ति सी नहीं रह गई थी। लेकिन जब ढोलक की आवाज बजती थी, ओके, तो उनके कानों में, उनके अंदर क्या नसों में रक्त का संचार होने लगता था, सजीवनी बूटी की तरह काम करता था। और जो एकदम क्या है जो अर्धमृत से लोग थे, ओके, जिनमें क्या है एकदम जान सी नहीं रह गई थी, उनमें भी क्या है एकदम उत्साह भर जाता था। और उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज का गांव वालों के लिए मृत्यु से लड़ने की उन्हें क्या प्रेरणा देती थी, मतलब एक मोटिवेशन का काम करती थी गांव वालों के लिए। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार रूपक से क्या तात्पर्य है। तो इसे भी समझ लेते हैं, बाजार रूपक से तात्पर्य है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट से लगेगा क्वेश्चन, ओके, थोड़ा समझने का प्रयास करना है। लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार रूपक से तात्पर्य बाह्य चमक धमक और दिखावे के लिए बाजार का उपयोग है। बाजार रूपक का मतलब है कि लोग क्या है जो बाजार का उपयोग करते हैं। बाजार का उपयोग क्यों करना चाहिए, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार का उपयोग करना चाहिए। बाजार बनाई किस लिए कि हमारे जो आवश्यक की वस्तुएं हैं उन हम लें। लेकिन अब अगर हम दिखावे के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाहरी चक्काचौंध में पड़ जाते हैं, तो उसकी क्या बाजार रूपकता नष्ट हो जाती है। इससे बढ़ने से परस्पर सद्भाव में कमी आ जाती है। जैसे जैसे बाजार रूपकता बढ़ती है, यानी हम क्या दिखावे के चक्कर में पड़ते हैं, तो क्या लोगों की सद्भावना में कमी आती है। इससे मनुष्य आपस में केवल ग्राहक और विक्रेता की भांति व्यवहार करता है। क्रय शक्ति से संपन्न खाली मन वाले व्यक्ति बाजार रूपक को बढ़ाते हैं। यानी जिनके पास क्या, जिनका खाली मन है, जेब में बहुत सारे पैसे हैं, उनका खाली मन है, तो वो क्या है लगातार अनावश्यक चीजें और कुछ भी खरीदते रहते हैं, तो क्या बाजार रूपकता को बढ़ा रहे हैं। ओके, इस प्रवृत्ति से बाजार को क्या सच्चा लाभ नहीं मिलता है और शोषण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ओके, इस बार से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानी दे गुड़ धानी दे से लेखक का क्या आशय है। देखिए, पानी दे गुड़ धानी दे एक लाइन आती है। तो पानी दे, तो जो बच्चे होते हैं, देखिए जो उस एरिया में क्या है पानी नहीं बरस रहा था, पानी की क्या है मतलब आकाश से पड़ा था, वर्षा नहीं हो रही थी, तो लोग क्या है जो बच्चे इंद्र सेना की टोली बनाकर, आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी, ओके, काली मेघा पानी दे में, तो बच्चे क्या गली गली घूमते हैं और इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि पानी दे। तो वहाँ वो लाइन कहते हैं, हमेशा क्या बच्चे लाइन बोलते हैं, पानी दे गुड़ धानी दे। पानी यानी बरसात कराए, पानी दे यानी बरसात करें, इंद्र देवता से कहते बरसात दें। गुड़धानी, तो गुड़धानी का मतलब यहाँ क्या होता है अनाज से है। तो कहते हैं पानी वैसे काम नहीं चले, मान लो पानी मिल भी जाता है लेकिन अच्छी से खेती नहीं होती, फिर क्या होगा, इसलिए वो दोनों का मांग करते हैं। पानी तो चाहिए, साथ ही क्या अनाज भी दे दो। तो लेख गीत में गुड़धानी शब्द का शब्द से अनाज, खुशहाली और प्रसन्नता के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए इंद्र सेना द्वारा मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है, मतलब पानी के साथ साथ के अनाज, खुशहाली और प्रसन्नता की मांग की जा रही है। नेक्स्ट है, गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है। सिंपल है, गगरी फूटी है और बैल प्यासा है। बैल क्या है, प्यासा है। अब तो बैल प्यासा का मतलब क्या है कि लगातार वहाँ सूखा पड़ गया, मतलब बरसात हो नहीं रही, बरसात नहीं हो रही तो क्या है बैलों को पानी नहीं मिलेगा, यानी बैल प्यासे हैं, इस टाइप से। तो गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रहने की बात कही गई है। इसलिए कही गई है क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो नदी, जलाशय, तालाब, गगरी आदि पानी से नहीं भर पाएंगे। गगरी फूटी का मतलब यहाँ गगरी का मतलब केवल गगरी से नहीं, तालाब, नदी, जलाशय सबसे है। यहाँ सब गगरी फूटी यानी वहाँ कुछ पानी नहीं रह गया है। जैसे गगरी फूट जाती है तो पानी उसमें बचता नहीं है, सेम इसी से कहीं भी तालाब, नदियों में कोई भी पानी नहीं बचा रह गया है। ओके, और अगर ये नहीं भर पाए, यानी बरसात नहीं होगी और ये तालाब वगैरह नहीं भर पाए, तो जानवर और बैलों को क्या है पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा और बिना पानी के क्या है बैल प्यासे रह जाएंगे। इस बार से बिल्कुल सिंपल नॉर्मल भाषा में दी हुई है। इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था और ढोलक से उसका क्या नाता था। तो लुट्टन पहलवान का जो गुरु कोई वैसा गुरु नहीं था, व्यक्ति वाला गुरु नहीं था। लुट्टन अपना गुरु किसे मानता था, ढोलक को मानता था। ओके, तो पहलवान ने ढोल को अपना गुरु माना। एकलव्य की तरह उसने हमेशा उसी की तरह क्या है अनुकरण करता रहा। ओके, जैसे द्रोणाचार्य क्या है एकलव्य तक को शिष्य नहीं बनाया था। ओके, लेकिन एकलव्य क्या है अपना शिष्य, उनकी मूर्ति बनाकर क्या है द्रोणाचार्य जी क्या है गुरु मानकर क्या सीखता रहा। ओके, सेम इसी बार से ढोलक का कोई गुरु नहीं, जो लुट्टन पहलवान है उसका कोई गुरु नहीं था, उसने ढोलक को ही अपना गुरु माना। अतः लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का ही साथी था। इसी कारण उसने कहा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लुट्टन का बचपन कैसा था। जी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझाते जा रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर जाइए, समझते जाइए, तो क्वेश्चन आंसर तो तैयार हो ही रही है। और साथ ही एक बार से आपकी वस्तुनिष्ठ की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ कहीं अलग से नहीं बनते हैं, जो आप सीख रहे हैं उसी से आपके वस्तुनिष्ठ बनेंगे। ओके, इन्हीं टॉपिक से मैं आपको आगे वीडियो आगे जो उसमें वस्तुनिष्ठ बताऊंगा, तो इसी में से आपके बीच में से रहेंगे, तो टॉपिक समझते जाइएगा तो वस्तुनिष्ठ अपने आप बनने लगेंगे। लुट्टन का बचपन कैसा था ये पूछा जा रहा है। तो जो लुट्टन का बचपन था, लुट्टन पहलवान का बचपन वो सुखमय नहीं था। ओके, सुखी भरा नहीं था। 9 वर्ष की अल्प आयु में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कसरत के कारण बचपन में ही उसका सीना चौड़ा और शरीर सुडौल और मासल हो गया था। मतलब बचपन से ही क्या है, एकदम कसरत वगैरह किया करता था, तो उसका सीना चौड़ा और क्या है, शरीर एकदम सुडौल और मासल हो गया था। बचपन से ही वो क्या है, कसरत करने लगा, तो उसका जो सीना चौड़ा हो गया, शरीर सुडौल और मासल हो गया। इस बार से यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसकी माता पिता की मृत्यु कब हो गई थी, तो 9 वर्ष की अल्प आयु में हो गई थी। यही सेम क्वेश्चन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो ऐसे आपके बन जाते हैं। देखिए आपने अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ा है, क्वेश्चन भले ना आए आपके, लेकिन यह ऑब्जेक्ट आपको बन जाता है, तो कहीं ना कहीं से आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो सब आपको टॉपिक तैयार करते जाना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, प्रॉपर दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या हिंदी के कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी कोर्स में मिलेगा क्या, तो कंप्लीट जो आपका हिंदी का पूरा सिलेबस है, एमपी बोर्ड का पूरा आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, हर टॉपिक आपको कवर कर दिया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगी, साथ ही आपको क्या है पीडीएफ मटेरियल रहेगा। कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आपको बार बार रिवीजन अगर करना है तो पीडीएफ रहेगा, तो अपने हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों कोर्स की फीस की बात करें तो दोस्तों आपको जो कोर्स है हिंदी का 249 रुपए का है। ओके, इसमें आपको क्या 50 रुपए ऑफ कर दिया गया है, तो अब केवल और केवल एक पूरा हिंदी का कोर्स आपको 199 रुपए में दिया जा रहा है। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आपको कोर्स को ले सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो एकदम कम समय आप तैयारी कर जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये सब तो आपका एक्स्ट्रा पूरा मटेरियल रहने ही वाला है। और कंटेंट दोस्तों आप देख ही सकते हैं। और इसी कंटेंट को देख करके बहुत सारे टीचरों ने, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो, प्राइवेट टीचर हो, बहुत सारे टीचरों ने क्या है कोर्स तक लिया हुआ है। ओके, कंटेंट के कारण, और वही ताकि स्टूडेंट को गाइडेंस दे सके। ओके, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो बहुत सारे टीचर ले रहे हैं कोर्स, तो कुछ तो क्वालिटी होगी उस कोर्स में। ओके, तो जरूर आप क्या है लीजिएगा, अगर आपको क्या है 80 में 80 हिंदी में स्कोर करना है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेखक धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालने को क्यों व्यर्थ मानते थे। देखिए इसमें ऐसा सिस्टम था कि जो मेढक मंडली थी, मतलब बच्चों की टोली थी, वो क्या गली गली घुमा करती थी। तो लोग जो होते थे वो क्या है, जो मेढक मंडली थी प्रार्थना करती थी इंद्र देवता से, जो लोग होते थे बाहर निकल कर क्या है अपनी खिड़की से उन पानी डाला करती थी इस टाइप से। ओके, तो यहाँ लेखक जो धर्मवीर भारती हैं, काली मेघा पानी दे वाले चैप्टर कौन है लेखक, धर्मवीर भारती। तो ये लेखक कहते हैं कि ये व्रत है, बेकार है। ओके, तो इनको बेकार क्यों कहा है, पानी डालने से बेकार क्यों कहा गया। तो लेखक धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालने को इसलिए व्यर्थ मानते हैं क्योंकि चारों ओर पानी की घोर कमी थी। वह पानी का यूं फेंकना अंधविश्वास के सिवाय कुछ नहीं मानते थे। सिंपल है, उनका कहना क्या था कि देखिए ये मेढक मंडली क्यों किससे कर रही, इंद्र देवता से प्रार्थना करी, बरसात करी, क्योंकि क्या पानी की एकदम कमी हो चुकी, चारों ओर सूखा पड़ रहा है। तो ये क्या है पानी की मांग कर रहे थे इंद्र देवता से। वहीं जब पानी की इतनी कमी है तो फिर बच्चों पर पानी डालने की क्या आवश्यकता है। ओके, उस पानी को और बचाया जाए, तो इसलिए क्या है इसको अंधविश्वास के रूप में मानते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक कहानी में गांव वालों को कौन कौन से संकट का सामना करना पड़ता है। तो हम देख लेते पहलवान की जो ढोलक कहानी, इसमें गांव वालों को अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी आ जाती, फिर अकाल पड़ जाता है, फिर मलेरिया और हैजा की महामारी का वज्रपात होता है, आदि संकटों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहलवान की ढोलक अध्याय में लुट्टन सिंह के चरित्र की विशेषताएं। जो लुट्टन सिंह है पहलवान हमारा, उसकी क्या क्या चरित्र की विशेषताएं हो सकती है। ओके, तो वह वीर, साहसी तथा दृढ़ निश्चय वाला पहलवान था। वह संकटों से घबराता नहीं था, बल्कि हिम्मत के साथ उसका सामना करता था। सिंपल है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपका क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शकों क्या करने लगे, दर्शक क्या करने लगे। तो राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक उत्तेजना से भर गए, उत्तेजना जोश से भर गए, बाजे बजाने लगे और कोलाहल करने लगे, कोलाहल मतलब हल्ला करने लगे। तो इस बार से बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, एमपी बोर्ड के ऑफिशियल सॉल्यूशन में आपका यही दिया हुआ, उसी से मैंने ये देखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, लेखक ने शिशिर को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। लेखक ने कहा शिशिर को क्या है कालजी अवधूत का, अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, अवधूत यानी सन्यासी। ओके, तो कालजी अवधूत कहा है, तो क्यों कहा है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए लेखक ने शिशिर को कालजी अवधूत की तरह माना है क्योंकि अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठकर सुख दुख के प्रत्येक स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है। यानी सन्यासी लोग को क्या होता है, उन्हें सुख और दुख का कुछ फर्क नहीं होता है, उनके लिए सब बराबर होता है, उन्हें क्या सुख है क्या दुख है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्थिति, चाहे सुख वाली स्थिति हो चाहे दुख वाली स्थिति हो, सब में क्या है उनका स्वभाव एक ही सा रहता है। ओके, जैसे हम लोग को क्या है नॉर्मल व्यक्ति दुख आते तो एकदम घबराने लगते हैं, रोने लगते हैं। ओके, सुख आने थे तो बहुत ज्यादा खुशी होने लगते हैं, लेकिन जो सन्यासी लोग होते हैं वो क्या है अपने स्थिर रहते हैं। तो इसी कारण के कारण तो वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवन रस में रहता है। ओके, तो जितनी क्या है विषम परिस्थितियां हो तो भी क्या है उसमें सहज भाव रहता है।
ये किसमें होती है? सन्यासी गुण है। ओके, इसी तरह शिशिर का वृक्ष वह भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है। बसंत ऋतु में वह फूलों में लहकर उड़ता है और भादो मास तक की फलता फूलता रहता है। और जो शिशिर की फूल की बातों करें या शिशिर के वृक्ष की बात करें तो यहाँ में क्या है? भयंकर गर्मी में भी, भयंकर गर्मी में फूलता रहता है, इसलिए मतलब इतनी गर्मी भी उससे क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। यही कारण है कि लेखक ने शिशिर को कालजी अवधूत कहा है। आइए आप लोग समझ गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उन्हें एक दो लाइन में समझा ही नहीं पाते, तब उनके आंसर बड़े हो जाते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ही कम एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्योंकि हम उन्हें एक दो लाइन में समझा नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते। और जब हम क्वेश्चन का समझा ही नहीं पाएंगे, उसका उत्तर सही से नहीं लिख पाएंगे, तो फिर क्या मतलब? ओके, तो इसी बार से आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिशिर के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है? तो शिशिर के जो फूल है बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है और इस बार से डायरेक्ट आएगा, शिशिर का फूल होता है कोमल ऑब्लिक कठोर, तो आपका राइट आंसर होगा कोमल। ओके, तो संस्कृत साहित्य में शिशिर के फूल को बहुत कोमल माना गया है। कालिदास ने लिखा है, शिशिर के भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। मतलब जो शिशिर का फूल इतना कोमल होता है कि जो छोटे छोटे भौरे होते हैं, अगर वो उसमें बैठ जाओगे तो उनके फूल पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि पक्षी आ जाए तो वो तुरंत टूट जाएगा, इतना ज्यादा मतलब कोमल रहता है। ज्यादा भार नहीं सह पाता इस बात पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य क्या है? तो जरा, यानी जरा मतलब होता है बुढ़ापा और मृत्यु, दोनों ही जगत की अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य हैं। यानी ऐसी कौन सी चीज है जिनका होना ही है, यानी तो क्या बुढ़ापा, हर व्यक्ति का क्या बुढ़ापा आना ही है, हर व्यक्ति की मृत्यु होना ही है, ये जगत क्या है? एकदम सत्य है इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृत्व का क्या महत्व है? तो जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की है, सोचा कि एक हमारा जो समाज होगा, आदर्श समाज इस पार होगा, तो उसमें भ्रातृत्व का क्या महत्व रहने वाला है? तो डॉक्टर अम्बेडकर का एक आदर्श के समाज के लिए सभी लोग भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा आवश्यक मानते हैं। भाईचारे का अर्थ समाज में इतनी गरिमाता होनी चाहिए कि यदि समाज का कोई वर्ग किसी प्रकार का परिवर्तन चाहता है तो बड़ी सुगमता से पूरे समाज में पहुंच जाए। लोगों को ये आपको पॉइंट याद रखना है, लोग दूध पानी के मिश्रण की तरह आपस में घुल मिलकर रहें। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछा जा चुका है कि अम्बेडकर किस प्रकार से क्या लोगों को घुलने के लिए बात करते हैं, तो दूध और पानी की तरह। ओके, उनके जीवन में संपर्क और संबंध के अवसर का आबाद होना चाहिए। इस बार से आपका दिया हुआ है। आगे है सीधा है, मतलब क्या है, लोगों में क्या भाईचारा होना चाहिए, और कोई भी समाज, कोई व्यक्ति के समाज में परिवर्तन करना चाहता है तो वो क्या है, बड़ी सुगमता से सभी समाज में पहुंचकर परिवर्तन कर सके। इस बार से लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? तो हमारे कौन कौन सी 3 बातें याद रख लेना है। सारे अब आने के तो कम चांस है कि 24 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, तो कम चांस है रिपीट होने का 25 में, लेकिन तैयार करके रखना है। शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर पहली आपकी बात होगी, मतलब क्षमता किन किन बातों पर निर्भर है, तो पहले क्या है, शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर। दूसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व, अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञानार्जन आदि उपलब्धि के आधार पर। फिर मनुष्य के प्रयत्नों के आधार पर, यह है मनुष्य की क्षमता को निर्भर, जिन बातों पर क्या है मनुष्य की क्षमता निर्भर करती है। तीनों को आपको तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए जो विद्यार्थी कहते हैं जो रिपीट नहीं होता क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का नहीं आता। मैं प्रीवियस ईयर के क्यों महत्व देता हूँ, क्योंकि जैसे 2022 जब मैं 24 की तैयारी कर रहा था तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए थे, तब जो 2024 के विद्यार्थी उनसे सब क्वेश्चन बन गए थे, इसलिए तो यहाँ मैंने आपको क्या, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर पे सॉल्व करा दिया, स्टार्ट कर दिया, 2022 का बता दिया, 23 का बता दिया, 24 की आगे बता दूंगा। तो आपने वीडियो नहीं देखी, जाकर जो देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको तैयार कराया है और एमपी बोर्ड के ऑफिशियल सॉल्यूशन से मैंने आपको तैयार कराया है। ओके, चलिए देखिए 2022 में जो क्वेश्चन आया वही 24 में आए। ओके, और आगे भी एक और क्वेश्चन बताऊंगा। ये आपका गद्य खंड में जितने 2 क्वेश्चन आए हैं आपके 24 में, वही 2022 में आए थे। काव्य खंड में भी हमने यही देखा था, जो काव्य खंड में जो आपके 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं वो पहले 2022 में आ चुके हैं। तो इस बार से मतलब पूरा रिपीट हुआ था 2022 के बहुत सारे 2024 में, तो 2022 के 24 में हो सकते हैं, तो 2023 के 2025 में क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तो पढ़ के आपको रखना है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। बाकी हम इतना सारा एक्स्ट्रा पढ़ ही रहे हैं तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन कोई नहीं लेने। इन्हीं में से आपका सब टॉपिक आपका रहने वाला है। शिशिर के फूल को लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है? तो अब यहाँ जो शिशिर के फूल को लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे लेखक हैं, उन्होंने शिशिर के फूल को शीत पुष्प कहा है। तो क्यों कहा शीत पुष्प? तो सिंपल वही आपका आंसर रहने वाला है कि जो शिशिर का फूल है वो बड़ी इतनी भयंकर गर्मी में भी क्या है एकदम मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी का उसे शीत पुष्प कहा है। तो शिशिर के फूल के लिए धूप, वर्षा, आंधी, लू आदि ऋतु परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। गर्मी की मार झेल कर भी ये पुष्प ठंडे बने रहते हैं। गर्मी की मौसम में भी फूलते वाले शिशिर के पुष्प
सभी को शीतलता प्रदान करते हैं। इसी विशेषता के कारण आधार पर इसे क्या है, शीत पुष्प की संज्ञा दी। बिल्कुल सिंपल है कि इसे क्या है, धूप, आंधी, लू और बहुत ज्यादा गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सिसर के फूल को। ओके, और ये ठंडी बने रहते हैं। यही कारण है कि लेखक ने सिसर के फूल को शीत पुष्प कहा है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। पूरी टॉपर सीरीज में आपको क्या है, कंप्लीट में हिंदी की तैयारी आपको करा दूंगा, हर टॉपिक की तैयारी करा दूंगा। ओके, तो टॉपर सीरीज को आपको डेली फॉलो करते जाना है और आपको हर क्वेश्चन एकदम याद करते जाना है। ओके, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूरी तैयारी कर लेते हैं तो आप यही कहेंगे, सिस्टम पार देंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 26वां, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। देखिए, महादेवी वर्मा क्या है, शहरी महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी। ओके, तो एकदम उनका सबसे पढ़ी लिखी थी और शहरी थी। ओके, तो फिर उनके पास क्या है, और थोड़ी धनवान भी थी, अब लेखिका थी फिर उस समय। तो फिर उनका रहन सहन एक उच्च प्रवृत्ति का था, जबकि भक्तिन क्या है, गांव की रहने वाली थी। तो उसका क्या है, उस निम्न को मतलब गांव वालों का खाना भोजन था। लेकिन अब जो क्या है, महादेवी वर्मा देहाती कैसे हुई, तो सिंपल इसका आंसर इस टाइप का। मैं आपको कहानी जरूर समझा रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ कि भक्तिन क्या है, भक्तिन महादेवी वर्मा जी के पास आती है, उनके साथ रहती है, उनकी सेवा करती है। ओके, उनकी सेवा करती है तो और उनका काम वगैरह करती है। तो अब क्या है, भक्तिन जब खाना बनाती थी तो भक्तिन अपना भक्तिन से क्या है, गांव वाला अपना खाना बनाता था तो वही खाना बनाते थे। अब महादेवी वर्मा को तो भूख लगी तो उन्हें वही खाना पड़ता था। ओके, अब वही मन नहीं है, फिर भी उन्हें मजबूरी खाना पड़ता था। भक्तिन ने महादेवी वर्मा जी को भी क्या है, वही सब खाना खाने की आदत डाल दी। तो हम पढ़ लेते हैं किस पास लिखना है। भक्तिन स्वयं को न बदल सकर दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। मतलब भक्तिन कभी भी स्वयं नहीं बदलती थी, बस दूसरों को परिवर्तन करने में लगी रहती थी। मकई का रात को बना हुआ दलिया। अब ये जो आपके गांव में जो व्यंजक बनते हैं, ओके, भोजन बनते हैं, उनकी बात है। मकई को रात में बना दलिया, सवेरे मट्ठे से खाना, बाजरे के तिल लगाए बनाए गए पुए, ज्वार के भुने गए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी आदि लेखिका को अनचाहे खाना पड़ता था। यानी ये सब क्या है, गांव के जो व्यंजन अब तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले समय आप अपने माता पिता जी से पूछेंगे तो यही आपको पता चल जाएगा। ओके, एक विद्यार्थी व्हाट्सएप में कमेंट आता, इसी क्वेश्चन के लिए पूछ रहा था वो कि सर ये सब है क्या आखिर। तो अब क्या है, ये सब क्या है, अपने माता पिता जी पूछिएगा, सब क्या है, गाँव में खाए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। भक्तिन थी वो क्या ये सब बना देती थी उसके, क्योंकि यही उससे बनता था, गाँव की रहने वाली थी। तब लेखिका को यही खाना पड़ता था। भक्तिन ने लेखिका को अपनी पसंद का भोजन खिलाकर देहाती बना दिया। यानी देहाती गाँव देहाती यानी देहात का खाना खिलाकर देहाती बना दिया। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती हो गई। बिल्कुल मैंने हो गया, मेन आंसर आपको दिया हुआ है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेर के बच्चे का असली नाम क्या था, उसका गुरु का क्या नाम था। तो शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था, याद रखना है, और उसके गुरु का नाम बादल सिंह था। ऑब्जेक्ट में ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन चुका है। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह, उसके गुरु का नाम बादल सिंह हुए। 2 नंबर में इस पर आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट में आपका आता है। ओके, सिसर के फूल की क्या विशेषता होती है, सिसर के फूल की विशेषता पूछी जा रही है। तो सिसर के जो वृक्ष होते हैं छाया या फूल की विशेषता आ सकती है, पूरे सिसर के वृक्ष की विशेषता आ सकती है। तो सिसर का जो वृक्ष होता है पहले छायादार वृक्ष होता है। सिसर की जो डालियां होती हैं वो क्या है, कमजोर होती हैं। इसके फूल क्या है, बहुत ज्यादा कोमल होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, सिरिस लिखा हुआ, मैं सिसर बोल देता हूँ जल्दी में, तो आपको इस बात को इग्नोर करना है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। यानी आपके यहाँ जेब भरी, यानी आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, लेकिन अभी आपका मन भरा नहीं, मन खाली है, तो क्या दशा होगी। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। ओके, 2 लाइन में बिल्कुल आंसर दिया हुआ है, 2 लाइन में। जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन किसी के नहीं मानता, फिर मन किसी के नहीं सुनेगा। ओके, यह भी ले लूं, वह चाहता है, मन चाहता है कि यही भी ले लूं, ये सामान खरीद लूं, वही भी ले लूं, तो सभी सामान आरामदायक लगने लगता है। मतलब हमें हर वस्तु फिर उस समय क्या उपयोगी लगने लगती है। जो वस्तु हमारे लिए अनुपयोगी है, कोई काम की नहीं है, जब हमारे पास पैसा होता है, मन खाली होता है, तो हमें सब कुछ खरीदने का मन होता है कि यही भी सामान ले लूं, वही भी सामान ले लूं, पूरा बाजार के एकदम खरीद के रख लूं, इस प्रकार एकदम आते फीलिंग। तो 2 लाइन में आपको इस टाइप से बताना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिरिस का पेड़ कब से कब तक खिलता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो सिरिस का पेड़ बसंत के आगमन से आषाढ़ तक खिला रहता है। कभी मन रम गया तो भादो भी क्या लदा रहता है। ओके, मैंने इसका क्या है, सिरिस के पेड़ का बसंत से आगमन से आषाढ़ तक खिला रहता है, और कभी क्या है लंबे समय तक भी चल जाता है, नहीं भादो तक भी लदा रहता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि महादेवी वर्मा जी मानती हैं कि जो हमारा यानी महादेवी वर्मा और जो भक्तिन का जो संबंध है वो सेवक और स्वामी का संबंध नहीं है, तो इस संबंध को नकारा है। तो किस संबंध को नकारा, इसका आंसर केवल इतना है, स्वामी और सेवक के संबंध को नकारा है। तो महादेवी वर्मा ने स्वयं और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक के संबंध को नकारा है।
कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको गद्य खंड के हर प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ओके, यही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना पढ़ लेते हैं। गद्य खंड से दोस्तों आपको इसके अलावा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ने की इच्छा हो और भी आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इतना आपको एकदम तैयार करके रखना है। तो आप समझ लीजिए आपका गद्य खंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आगे कवर हो जाते हैं। तो मुझे दोस्तों आशा होगी वीडियो पसंद आई होगी। ओके, वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिए। काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, इतनी ज्यादा रिसर्च होती है और इतना ज्यादा आपको क्या कंटेंट तैयार किया जाता है, टाइप करके तैयार किया जाता है। ओके, ताकि दोस्तों आपको क्या है अच्छा स्कोर आप कर सकें। तो वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।